नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद जब प्रत्याशियों की लिस्ट राजनीतिक दलों ने जारी करना शुरू की, तो एक खास दल की ओर से कई प्रत्याशी ऐसे सामने आए जो चुनाव लड़ने को अनिच्छुक थे। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ा है और यह नाम काफी चौंकाने वाला है। अनिच्छा जाहिर की है उस शख्सियत ने चुनाव लड़ने से, और उस शख्सियत का नाम है प्रियंका गांधी। बताया ये जा रहा है, देखिए कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, हो सकता है उनके नाम का ऐलान भी हो जाए, हालांकि ज़्यादा घंटे बचे नहीं हैं। अगर अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी उतारने हैं तो आपको जल्द से जल्द नामों का ऐलान कर आपके पास मैक्सिमम 2 दिन बच जाएंगे, 2 तारीख का और 3 तारीख का नामांकन करने के लिए। ऐसे में डिसीजन जल्दी लेना होगा। लेकिन जब सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी से कहा गया कि क्या आप रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने अनिच्छा जाहिर की है। इसके पीछे क्या हो सकता है, बात करेंगे। मेरे सहयोगी राहुल अवस्थी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल, बहुत से लोग कांग्रेस में से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। अब अगर प्रियंका गांधी के लॉजिक को समझने की कोशिश करें, अगर वो चाहेंगी तो लड़ेंगी, वो नहीं चाहेंगी तो नहीं लड़ेंगी। लेकिन उनको मनाने वाले भी ऐसे लोग हैं जो ताकत रखते हैं। अगर राहुल गांधी चाहेंगे तो भी प्रियंका गांधी को लड़ना होगा, लेकिन वो खुद से क्यों अनइंटरेस्टेड होंगी? यही सवाल सबसे बड़ा है, वो खुद क्यों नहीं लड़ना चाहती, और वो भी ऐसी वो भी सेफ साफ कर दूं कि अगर ऐसा है तो ऐसा है तो ये अगर मगर के इर्द गिर्द है और यही सुर्खियों के आगे है कि अगर वो लड़ना नहीं चाहती तो फिर वो क्यों नहीं चाहती, और वो भी एक ऐसी सीट से जो जिससे आसान कोई जगह उनके लिए हो ही नहीं सकती। या तो कुछ ऐसी हवा है जो कांग्रेस के बड़े नेता भांप रहे हैं और जिसकी नमी का एहसास हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, शायद कुछ ऐसा है। या फिर या फिर वो चाहती नहीं है कि वो चुनावी राजनीति से निकल करके आए, या फिर वो सेफ राज्यसभा का रास्ता जैसे उनकी माताजी ने तय किया है वैसे ही वो चाहती हैं कि वो राज्यसभा के जरिए जाएं, या फिर एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर पॉलिटिक्स में रहें, चुनावी राजनीति में नहीं रहें। ये वो बहुत सारी चीज़ें जो उनकी चॉइस पे डिपेंड करती है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि एक इतना अच्छा मौका जो उनके पास हो, एक वो सीट खाली होने के बाद में जो उनकी माताजी अब तक लड़के आई हैं और आगे तक की वो सीट उनके पास रह सकती थी, ये एक चिंता का विषय कांग्रेस के लिए होना चाहिए। और क्या ये उसी ट्रेंड को बताता है कि कोई भी बड़ा नेता लड़ने के लिए तैयार नहीं है चुनाव, वो सब के सब किसी नहीं। लेकिन अगर आपका नैरेटिव इतना मजबूत हुआ है जिसे लेकर बीजेपी को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़े, तो ऐसे में कंफ्यूजिंग स्टेट होना अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस का ना होना एक अलग बात हो जाएगी। रायबरेली और अमेठी बहुत आसपास की सीटें हैं, बहुत आसपास की सीटें हैं, और माना जाता है कि 2 सीटें जो आसपास की होती है उनमें एक दूसरे का असर पड़ता है। क्या उन्हें ये बात परेशान कर रही होगी कि पिछली बार परिवार को नकारा गया अमेठी में, और कहीं वो झलक यहाँ पर मेरे फेस पे ना आए? क्योंकि कम से कम अभी तक जीत हार के लिहाज से वो लव ऑल पर है, जीरो। लव ऑल को अगर समझना है तो 2 तरीके हैं। या तो वो टेनिस की भाषा में कहा जाए लव ऑल, या फिर एक होता है लव ऑल। अगर इसे शाब्दिक टर्म में लेते हैं, जो आप कहते हैं कि सबका प्यार मिले, वो सबका प्यार लव ऑल नहीं मिल रहा, इसलिए लव ऑल है ना। परिस्थिति ऐसी इसलिए बनी है। उनको भनक ज़रूर है। राजनीति में पहला ही मुकाबला हारने के लिए कोई नहीं चाहता कि वो मैदान में उतरे, लेकिन जिस राजस्थान में बैठ के हम ये बात कर रहे हैं, वहाँ हार जीत से ज़्यादा पराक्रम इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़े या नहीं लड़े। यहाँ लड़ने वाला हमेशा पराक्रमी कहलाया है। वो युद्ध में जाए, लड़े और लड़के हारे, हमें हारने से डर नहीं लगता, पर हम लड़े, हम रणछोड़ दास नहीं हो। ये जो दिक्कत है ना, ये कांग्रेस के तमाम नेताओं के अंदर घर कर जाएगी अगर वो कोई कांग्रेस का बड़ा नेता अपनी लड़ाई लड़ने से पीछे हटता है। वो लोकतंत्र की लड़ाई में ये कहते हुए अपने आप को बचाए कि नहीं साहब, मैं अपने आप को सेफ रखना चाहता हूँ, मैं चेस का वो राजा रानी हूँ जिसको बचाने का सारा दारोमदार प्यादों पर है। यहाँ तो वो नेता बड़ा बनता है जो हरावल में जाकर लड़े, आगे जाकर के लड़े और एक ट्रेंड सेट करे। वो करने से कांग्रेस के बड़े नेता अगर बचते हैं, मैं फिर अगर कह रहा हूँ क्योंकि आपने अगर कहा, अगर बचते हैं लेकिन हाँ, लेकिन एक और चीज़ है, ऑप्शन क्या है? मतलब आप और हम रोज़ खबरों की दुनिया में इस बात से दो चार होते हैं कि भाई फिर इसका ऑप्शन क्या होगा। ये तो बहुत ज़रूरी है इस खबर के लिए। 5W1H कंप्लीट होना चाहिए, तमाम तरह की बाइट्स होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है? अगर प्रियंका गांधी नहीं खड़ी होती हैं तो आप ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हमने लोकल से, परिवार से इतर एक चेहरा खड़ा करने की कोशिश की, या हमने एक चेहरे को खड़ा किया है ना? अरे नहीं नहीं साहब, ये मैसेज नहीं, ये तो बनावटी बात हो गई। अगर ये मैसेज देना था तो आपके पास तो सालों से मौका था।
आपने आज तक क्यों नहीं दिया? आपने तो पिछले चुनाव में अमेठी से वो मौका नहीं दिया। वो आपको मौका तभी याद आया जब आपको अमेठी में पहली ठोकर लगती है और ये पता चलता है कि साहब हमारे हम अमेठी में निपट गए और उसके बाद में अब रायबरेली हाथ से जा सकती है। देखिए पहली चीज़ तो यही हुई जब सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ी। पहली चीज़ तो उन्होंने ये छोड़कर एक लेटर जारी करके बस सालों के साथ को 1 मिनट में ख़त्म कर दिया। दूसरा, अब जब गेंद प्रियंका गांधी के पाले में थी और रायबरेली के लोग ये सोच रहे थे कि चलिए मम्मी नहीं तो बिटिया सही, अब वो आकर के चुनाव लड़ेंगी, वहाँ से भी अगर ऐसा नहीं होता तो एक क्लियर कट मैसेज है। कांग्रेस ये चीज़ जान चुकी थी कि वो एक ऐसी विपदा की स्थिति में रायबरेली में भी है जो हाथ से फिसल सकती है, इसलिए वहाँ पर अपने खुद को डाल करके अनसेफ महसूस नहीं। अब आप कोई चाहें तो कोई भी नैरेटिव बना ले, लेकिन ये नैरेटिव टिकेगा नहीं कि हम चाहते थे कि स्थानीय को मौका मिले। अमेठी में इंटरेस्टिंगली एक सेगमेंट है, एक अच्छा पोर्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको राहुल गांधी याद आ रहे हैं। रायबरेली में बहुत बड़ा पोर्शन है जो गांधी परिवार के साथ ही लॉयल रहा है मतदाता के तौर पर। अब जब अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए बन गई है पहली, तो ऐसे में मतदाताओं के बीच में क्या मैसेज जाएगा आप बताइए ना। 2 और 3 तारीख ही तो बची है मतदाताओं के बीच। हाँ बिल्कुल, 2 दिन बाकी हैं। अब जो भी करना है कांग्रेस को अभी करना है, नहीं करेंगे तो फिर वो मैसेज जो जाना है वो चला ही जाएगा। देखिए दूसरी चीज़ ये भी है, आपने कितनी बार राहुल गांधी को हार के बाद में अमेठी जाते हुए देखा? उनकी टीम अमेठी में है, बात अलग है। क्या राहुल गांधी गए? नहीं गए। क्या उन्होंने जाकर के कभी अपने वोटर्स से संवाद करने की कोशिश की? वो वोटर्स जो दिन रात उनके लिए लगे रहे, उनको कई बार चुनाव जिताए, क्या वो गए? नहीं गए। स्मृति ईरानी वहाँ लगी रहीं। स्मृति ईरानी ने वहाँ घर बनाया, वहाँ लोगों से उनकी मेल मुलाकात रही। अब चाहे एक बड़े सेक्शन को आप इस तरीके से देख लें कि जो राहुल गांधी के प्रति समर्पण भाव रखते हों, लेकिन ज़मीन पर स्थिति ये है कि कई ऐसी फैक्ट्रियाँ और कई ऐसी चीज़ें केंद्र सरकार की तरफ से अमेठी के लिए अनाउंस की गई जिसको अमेठी को काफ़ी पहले दिया जा सकता था। इतने बड़े पॉलिटिकल परिवार से आने वाली सीट को इतने सालों में क्या मिला? ये जो एक तराजू है ना, उसके ऊपर भी वहाँ की जनता इस बात को तोलकर देखने वाली है। जिस पॉलिटिकल सेक्शन की आप बात कर रहे हैं उसके इतर भी एक पॉलिटिकल सेक्शन है और शायद ये वही डर है। मैं तो कह रहा हूँ एक वोट से भी अगर आपने जो तराजू बनाया उस पर एक बात और मैं रखता हूँ और वो बात मैं लेके आ रहा हूँ मरुधरा से। ये बात है मतदान प्रतिशत का, और इस बात पे वजन इस बात से डल रहा है कि कौन से चेहरे ने आकर कितनी जनसभाएं की और वहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, करीब 9 दौरे मरुधरा में दोनों रण का मिला के किए हैं, कुल 10 सीटों को उन्होंने कवर किया। 9 पर मतदान प्रतिशत 0.13 से 8 कुछ % तक कम हुआ और 1 पर बढ़ा, हालांकि मार्जिनल, लेकिन हाँ बाड़मेर में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, वहां पे एक थर्ड ऑप्शन भी था और उस पर, लेकिन ये रहा। लेकिन राहुल और प्रियंका पहले ही चरण में मतदान किया, सेकंड चरण में कहाँ आए। और दूसरा ये कि 6 सीटें कुल कवर की और सब में ही मतदान प्रतिशत कम रहा है। इसमें ना मैं से मोदी जी से जोड़ के देखता हूँ, ना राहुल जी से और ना प्रियंका जी से। पार्टी हटा रहे हैं। मैं किसी से भी जोड़ के नहीं देखता हूँ। इस बार कुल मिलाकर के पहले चरण में एक भयानक उदासीनता चुनाव के प्रति देखी गई। अब उस उदासीनता के पीछे के मैं 2 कारण, कोई आए नेता आकर के प्रचार कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि कांग्रेस कुछ एक्टिव होती दिखाई दे रही है। सेकंड फेज में तो कांग्रेस की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कम मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा जोर लगाया नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने बड़ा जोर लगाया। जो स्थानीय नेता हैं वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स से गायब दिखाई दिए, वो अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित थे। दोनों ही पार्टियों के प्रचार में अपनी अपनी जगह ताकत थी, अपनी अपनी जगह कमियाँ थी, लेकिन लोग जो थे वो उदासीन थे। वो वोटिंग करने का मन नहीं बना रहे थे, उनको कोई वोटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसके अलग अलग तरीके के इससे इसको समझाने की कोशिश हुई कि साहब कहीं पे शादियां वजह हैं, कहीं पे वीकेंड वजह है, इसलिए नहीं हुई होगी, उसलिए नहीं होगी। मुझे 2 चीज़ें समझ में आती जिस वजह से वोटिंग नहीं हुई। या तो एक खेमा ऐसा था जो ये मान के बैठा था कि हमें वोटिंग हो नहीं हो, हम तो साहब जीत के ही रहेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम वो बैठे हुए, आएगा तो मोदी ही, सोशल मीडिया पे चलता है, आएगा तो मोदी, वो आराम से घर पे बैठ के सुस्ताते रहे। दूसरी तरफ कम होने के पीछे का मतलब वो भी वजह वही हो सकती है, भाई साहब अब वोट डाल के करना क्या है। वो फ्रेज़ आप वही जोड़ सकते हैं जो पहले जोड़ा, आएगा तो मोदी ही, हम भले ही विरोध करते हैं पर हम जब भी वोट डालने आते हैं वही जीत जाते हैं, इसलिए हम वोट डालने का मतलब क्या है। ये दोनों ही तरफ। लेकिन इसमें यूथ का जो अनअट्रैक्शन रहा, अगर मैं उसको जोड़ देता हूं तो मुझे लगता है कि ये किसी न किसी वाद के अगेंस्ट किया है, या तो परिवारवाद के या फिर व्यक्तिवाद के। दोनों ही बातें मुझे लगता है कि मतदाताओं को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, पसंद नहीं आ रही हैं, और उन्होंने अपना एक तरीका, क्योंकि इतने भी जो वोट पड़े हम क्यों ये मानकर चल रहे हैं कि वो किसी एक दल को ही चला जाएगा। हो सकता है नोटा पे भी गिरे हों, देखिएगा नोटा में कितने वोट आते हैं।
मुझे नहीं लगता कि नोटा में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आने वाला है। मैं जो चीज़ मानता हूँ इसके अंदर सबसे बड़ी वजह है कि इस बार वोटर्स के पास में ऐसा कोई राष्ट्रवादी मुद्दा नहीं होना जैसा आपने 2019 में देखा। 2019 में बालाकोट जब एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद में अभिनंदन की जिस तरह से घर वापसी होती है, वो देश के अंदर एक ऊर्जा का संचार करने वाली घटना होती है, न भूतो न भविष्यति। लोगों के अंदर वोट देने के लिए नहीं तो राम मंदिर, सीएए, बिल्कुल राम मंदिर तो चूंकि क्या क्या पहली बार बीजेपी जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए बेहतरीन दल माना जाता है, वो इसे एडवर्टाइज ही नहीं कर पाई, जबकि कितना कुछ तो हुआ है। राम मंदिर को लेकर के लोगों के अंदर ये तो भावना है कि साहब राम मंदिर बन गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों के अंदर ये भावना आ गई कि राम मंदिर बन गया है ना, राम मंदिर बन गया। अब क्या बीजेपी ने उसको उस तरीके से, अगर राम मंदिर जब तक नहीं बना तब तक बीजेपी के लिए वो बहुत बड़ा मुद्दा था। 370 जब तक नहीं बना तब तक हटा, जब तक वो बहुत बड़ा मुद्दा था। दोनों काम हो गए, सीए, कॉमन सिविल कोड। आप देखेंगे जब से जनसंघ के वक्त से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ एक विचारधारा के हैं, वहाँ से 370, राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड, ये 3 मुद्दे आप हटा दीजिए और बीजेपी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो तब से लेकर आज तक बैठ जाइए लेकर के, आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। हाँ, कॉमन सिविल कोड को लेकर के लोगों के अंदर वो जनभावना नहीं है, वो वैसी फीलिंग नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लोगों के अंदर वो जनभावना नहीं है जैसे राम मंदिर को लेकर के थी। राम मंदिर को एडवर्टाइज उस तरीके से नहीं किया गया, शांति के साथ किया गया। और मुझे लगता है कि राम मंदिर जैसा हम सोच रहे थे जनवरी में, फरवरी में, हमारे मन में, मस्तिष्क में जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के एक कहना चाहिए वेव का एहसास था, वो वेव ग्राउंड पर बीजेपी लेकर के जा नहीं पाई, या फिर लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया नहीं। अगर लिया होता तो वो नहीं, लेकिन जितना कुछ हुआ उसके बाद कुछ करते तो लगता है ये तो अति हो रही है। जितना कुछ हुआ, ये जिस तरह से टोटल लाइव्स चले, आपने हमने भी किए हैं, उस दिन उससे बड़ी चीज़ और क्या थी? या फिर मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूँ अभी क्योंकि नतीजे तो आए नहीं है। जिस दिन नतीजे आए तब हमको ये लगे कि साहब जो राम मंदिर के समर्थन में लोग थे उन सब लोगों ने घर निकल करके वोट किए, और जिन लोगों को वो मुद्दा नहीं लगता था वो वोट देने के लिए गई नहीं, उन्होंने कहा साहब छोड़ो। हो सकता है ऐसे भी नतीजे हों, जब 4 तारीख को अगर जब नतीजा आए तब पता चले। नहीं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के बोलने के तरीके और टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट का बदलना भी एक सवाल खड़े करेगा। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है यूपीए के 10 साल, पुरानी कांग्रेस और नेहरू, इसके आसपास अमूमन उनकी स्पीचेस को आसानी से रखा जा सकता था और इसके आसपास वो बात करते रहे हैं। सडनली 10-15 दिन से या पहला चरण खत्म होने के बाद से आप देखिए वो नरेंद्र मोदी हैं जिसकी वजह से गुजरात के बाहर सनातन को फॉलो करने वाले लोगों के बीच में वो नरेंद्र मोदी के रूप में आए। नरेंद्र मोदी क्यों हैं? नरेंद्र मोदी विकास की वजह से नहीं है। नरेंद्र मोदी विकास के बारे में उनका जो परसेप्शन बना वो तब बना जब उनके कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, उन्होंने करके दिखाया गुजरात को, फिर वो देश में आए और उन्होंने, पर जो पहला परसेप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक आम आदमी और उनका समर्थक महसूस करता है वो 2002 से जुड़ा करता है। हाँ, वो उनके अंदर एक भावना है। आप वो छवि उनको इस बार दिखानी पड़ रही है, थोड़ी सी झलक आपको दिखेगी। याद दिलाना पड़ेगा, वो अब याद दिलाना चाहते हैं लोगों को कि मैं वही नरेंद्र मोदी हूँ, मैं बदला नहीं हूँ, मैं वही नरेंद्र मोदी हूँ। जैसे उन्होंने 2014 में चाय वाले का एक नैरेटिव बताया, हालांकि 2002 उनके बैकग्राउंड में था, और 2002 को लेकर आप 2014 की हवा तो देखी है कैसी थी, लोगों की भावनाएं कैसी थी, उसको समझ पाना, देख पाना, महसूस कर पाना बहुत कठिन था कि देश में इस वक्त चल क्या रहा है। वो जो भावना है उसको वापस लाने की कोशिश है। मोदी लोगों को बताना चाहते हैं विकास अपनी जगह, वो मैं करता रहूँगा, वो मेरा काम है। तो ये जो चेंज है, क्या इसके पीछे कोई इंटरनल सर्वे है? देखिए मैं ये पूछ रहा हूँ, फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है, सेकंड फेज की वोटिंग के बाद भी कुछ जानने के लिए, भाई लोकल लेवल पे आपके कार्यकर्ता खाली नहीं बैठे हैं, वो इंटरनल सर्वेज में बिजी हैं। क्या ऐसा कोई इंटरनल सर्वे ही वो वजह रहा, या फिर आंकड़े देख ही स्वयं भाप लिया गया कि हाँ भैया अब चेंज तो करना पड़ेगा? आंकड़े तो साफ साफ इशारा कर ही रहे थे। जब वोटिंग ज़्यादा हुई, भारतीय जनता पार्टी को कैसे वोट पड़े कोई समझ भी नहीं सकता। पिछले 2 चुनाव उठा करके देख लीजिए और वोटों और डिवीजन ऑफ वोट देखिए। लेकिन कम वोटिंग का मतलब ये थोड़ा ना है कि रेशो वही नहीं रह सकता, रेशो वही रह सकता है दोनों धड़ों की ओर से। इसलिए मेरा सवाल है कि क्या किसी इंटरनल सर्वे के बेसिस पर ये चेंजेस हैं या फिर क्या है? बीजेपी 2014 के बाद से जिस तरह की राजनीति को करने में कामयाब रही है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, जैसे
थंपिंग और कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर के आती रही है, उसके पीछे की वजह यह है कि वो वोटर्स के उत्साह से चुनाव के तापमान को अपने पक्ष में मापते हैं। कभी बीजेपी ने अपने आप को इस परिस्थिति में पाया ही नहीं कि वोटिंग कम हो रही है और भारतीय जनता पार्टी उस सीट को उस चुनाव को निकाल करके ले गई हो। मुझे जान नहीं पड़ता कि ऐसी कोई परिस्थिति बनी, और अगर बनी तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। बीजेपी की पहचान ही है कि वो घर से वोटर्स को निकाल करके लाएगी राष्ट्रवाद के नाम पर और दूसरे तमाम मुद्दों के नाम पर। इस बार वोटर घर से निकला ही नहीं। बीजेपी इसलिए परेशान है। अब जो ईवीएम के अंदर है वो तो केवल भगवान ब्रह्मा जी के अलावा और विधाता के अलावा और किसी को पता नहीं है ना। वो बीजेपी भी इसे लेकर के जो एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रही है, या फिर उन्होंने अपने पन्ना प्रमुखों से जो पन्ने बनवाए होंगे उनके पास जो जानकारी आई होगी, और अगर उन्होंने ये पाया होगा कि साहब ये हमारे पन्ने पे हमारे वोटर्स थे और ये वोट डालने पहुंचे ही नहीं, तब वो कन्फ्यूजन बना होगा, वो डर आया होगा। और ये भावना मैंने खास तौर पर झुंझुनू को लेकर के तो देखी है, और वहाँ से तो ये बिल्कुल क्लियर इंप्रेशन हमारे पास आया है कि कुछ ना कुछ ऐसा मनोभाव है। और जब ऐसे इंप्रेशंस पहुंचे तो उनको लगा साहब ये तो डाई हार्ड मेरा वोटर है जो मेरे अलावा कहीं वोट करेगा ही नहीं। इसीलिए जो अंडर करंट का सवाल है उसका जवाब तो जून में ही आने वाला है। अंडर करंट था कि नहीं था, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट जैसे भी रहेंगे, क्लियर कट मेजोरिटी वाले रहें या हंग असेंबली वाले रहें और किसी के भी पक्ष में जाएं, वहीं पर यह पता चलेगा कि कोई अंडर करंट था या कोई लहर थी या नहीं थी मोटे तौर पर। लेकिन एक सवाल साथ ही सवाल से पहले मैं दरअसल ये भी बता दूं कि साउथ से बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। साउथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो छवि है जो बीजेपी समय समय पर प्रोजेक्ट करती रही है। साउथ से बहुत सारे लोग विदेशों में नौकरी करने जाते हैं और उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं विदेश में बसे लोगों से, या वो लोग जो अब जो पहले भारतीय थे लेकिन अब उन्होंने कहीं और की सिटीजनशिप ले ली है। उनका ये मानना है कि दुनिया में अगर देश का नाम और प्रदेश का नाम हुआ है तो वो मोदी की नीतियों की वजह से हुआ है। ये एक इंडिपेंडेंट छवि वहाँ पर साथ ही साथ चल रही है जो उन्हें साउथ में उनकी उपस्थिति को मजबूत करने में उनकी मदद कर रही है। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अपनी हिंदी पट्टी इस दिशा में ज़्यादा सोच रही है। उनके पास सोचने के लिए और भी बहुत से घरेलू मुद्दे हैं। ऐसे ही मैं एक मुद्दा जो वापस मैं कांग्रेस पर लौट रहा हूँ, लेकिन अब मैं कन्फ्यूजन की ओर, कांग्रेस के कन्फ्यूजन की ओर ले जा रहा हूँ। अधीर रंजन चौधरी आज ये कहते नजर आए कि टीएमसी को वोट देने का मतलब है कि वोट तो आप बीजेपी को दे रहे हो, और अगर इससे तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी। तो अगर धर्मनिरपेक्षता को बचाना है तो कांग्रेस और लेफ्ट जो जिसमें अभी तो केरल और मथुरा वाले उस पर आए नहीं कि केरल और लेफ्ट ही कांग्रेस और लेफ्ट ही कर सकती है। अब ममता बनर्जी को आज सुबह तक तमाम डिबेट्स में कांग्रेस, कम से कम मेरी डिबेट्स में तो यही कहती रही कि आपको लग रहा है कि वो सारी सीटों पर लड़ रही, पर हम एक हैं। आप देखिएगा INDIA में वो नंबर्स आएंगे। अब इस सेंटेंस को, अधीर रंजन चौधरी के सेंटेंस को क्या माना जाए? ये कोई ऐसे इंटू मिंटू चिंटू तो है नहीं, ये अधीर रंजन चौधरी है। देखिए सोशल मीडिया पे कोई किसी को कोई नाम दे दे आपको सुनने के बाद तो फिर बात अलग है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी इस वक्त अपनी सीट से जूझ रहे हैं जहाँ के वो कहना चाहिए बेताज बादशाह कहलाया करते हैं। उनकी सीट से कभी वो उस परिस्थिति में नहीं रहे जो इस बार का चुनाव है। देखिए 2017 की बात है, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं बीजेपी के वॉर रूम में गया दिल्ली में, और वहाँ जाकर के मेरी बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से चर्चा हो रही थी, और मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा कि साहब आपको जितना जीतना था आपने अपना अश्वमेघी घोड़ा दौड़ा करके जीत लिया, अब इसके बाद आपके लिए ऑप्शन कहाँ बचते हैं, जगह कहाँ बचती है? उन्होंने कहा कि एक पुराने संगी थे, उन्होंने कहा राहुल जी आप देखिएगा कि जब आप बंगाल को देखेंगे तो इस बार का सिनेरियो दूसरा दिखाई देगा। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में काम कर रहे थे और बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहे थे। मेरा फिर भी मन मानने के लिए तैयार नहीं था कि ठीक है चलो अगर कुछ निकल गया, कुछ हिस्सा मिल गया तो ठीक है, उससे ज़्यादा बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट हो तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में बंगाल में कमाल किया। लगभग 50-50 की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर आती हुई दिखाई दी। ये वो वक्त था जिसने तय कर, बंगाल में दरअसल वो पिच मौजूद है ना जिसकी सबसे अच्छी बल्लेबाज बीजेपी है। साथ ही साथ वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कभी ऑप्शन देखा ही नहीं। आप देखिए सालों से लेफ्ट का वो गढ़ है जिसे ममता बनर्जी ने ढाया, और ममता बनर्जी का वो गढ़ जहाँ पर कभी आप बंगाल के गांव खेड़ों में जाकर के देखिए। मैंने 2-3 जगह जाकर के देखा, खास तौर पे जो सिक्किम से लगता और आसाम से लगता हुआ इलाका, और वहाँ के जब गाँव को मैंने महसूस किया,
गांव के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। वहाँ आपको लाल झंडे, 3 पत्ती वाले झंडे और बीजेपी के झंडे को आप ढूंढने जाएं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। बावजूद इसके जहाँ झंडे लगाने वालों को के साथ क्या हो जाए आप सोच नहीं सकते। वो होता है अंडर करंट, जिसको कभी कोई महसूस नहीं कर पाया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जगह बना लेगी। मैं इसलिए दक्षिण की बात आपने जो कहा वहाँ जोड़ रहा हूँ कि दक्षिण विजय एक बहुत पुराना संवाद हुआ करता था। जब भी आप बहुत बड़े बड़े कहते हैं ना उसे संस्कृत में जब एक दूसरे के साथ में शास्त्रार्थ होते हैं तो उसमें एक दक्षिण विजय का सिद्धांत होता है, और उस दक्षिण विजय पर बीजेपी ने पूरी तरह से काम किया है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर बंगाल जैसे कोई अप्रत्याशित फैसले मुझे दक्षिण में कहीं से दिखाई दें और वो उस घाटे को पूरा करने की कोशिश करते दिखाई दें जो उत्तर भारत में कहीं ना कहीं बीजेपी को हो रहा है। तो वो जो कमी उत्तर भारत से बीजेपी को हो सकती है वो उसको पाटने की कोशिश करेंगे दक्षिण भारत से, और फिर कहेंगे अगली बार 400 पार। लेकिन अगली बार हालांकि मुझे लगता है कि 400 पार वाली बात अब धीरे धीरे आपको कम सुनाई देने लगेंगी। अब आपको धीरे धीरे कम सुनाई देने लगेंगी खुद बीजेपी के मंचों से। जो कि बंगाल की बात हो रही थी, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि बंगाल विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में अंतर करना बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। और इसको वहाँ पर जिस तरह के नतीजे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में रहते हैं, आपको वो बाइफोकेशन उसमें क्लियर कट नज़र भी आएगा। लेकिन एक घटना प्रदेश की भी थी जिसे लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ। बाबू सिंह राठौड़ वो आज फिर कैमरे पर कैद हुए हैं और इस बार माफ़ी मांगते कैद हुए हैं, और कुछ ऐसा लगा जैसे बहाना नहीं तैयार कर लिया जाता है कि भाई मतदान कम हो रहा था, उसके पीछे उसके लिए साजिश हुई मतदान ताकि कम हो, लोगों को डराया धमकाया गया, बंदूकें दिखाई गई। जब लोग मेरे पास पहुंचे तो मैं पहुंचा, सुरक्षाकर्मी पिए हुए थे, महिलाओं के घूंघट उठाकर देख रहे थे, और जब मैंने कहा और मुझे रोका तो मुझे बंदूक दिखाई तो मैं गुस्सा गया। लेकिन चलो किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाबू सिंह राठौड़, दिनेश कसाना मेरे साथ आ चुके हैं। देखिए, बाबू सिंह राठौड़ ने तो एक तरह से अपनी सफाई दी है, जो कि ट्रोल जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर हुए, और बाबू सिंह राठौड़ किसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वोटर्स को धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था। सरकार उनकी है, और सरकार में रहते हुए भी जिस तरह उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद किरकिरी उनकी हुई है, उसके बाद आज उन्होंने माफ़ी मांगी है। हाँ, बिल्कुल। इसमें कुछ ऐड करेंगे? पश्चिमी राजस्थान में, और मैं कहूँ पूरे राजस्थान में, एक शब्द बड़ा पॉपुलर है, इसको कोई अन्यथा न लेना भी नहीं चाहिए, ये मैं जैसे ही बता रहा हूँ। उसे कहते हैं राठौड़ी। राठौड़ी किसी जाति से संबंधित नहीं है, राठौड़ी स्वभाव से संबंधित है कि आपका स्वभाव क्या है। और उसे कहते हैं कि एक तरह से जैसे यूपी में, बिहार में दबंगई कहते हैं, वैसे कई बार उस राठौड़ी को इससे जोड़ा जाता है। वो आप किसी जाति से मत जोड़िए या किसी वर्ग से मत जोड़िए। तो उनके अंदर वो एक उनकी पॉलिटिक्स का वो हिस्सा है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मस्कुलर ही रखते हैं और वो हमेशा आपको बोलते हुए दिखाई बहुत से लीडर्स की यूएसपी भी है। लेकिन कमिंग बैक टू जिस पॉइंट से हमने शुरुआत की थी, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने में अनइंटरेस्टेड है, एक सडनली एक थॉट दिमाग में आया है, वो ये कि वो रायबरेली से अनइंटरेस्टेड है ना, कहीं और से तो लड़ सकती। वो अमेठी तो जा सकती हैं और राहुल स्वैप कर जाए रायबरेली, अगर कांग्रेस की रणनीति बना रही हो तो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्मृति ईरानी फायर ब्रांड है, राहुल गांधी हाँ फायर ब्रांड नहीं है। प्रियंका गांधी जवाब देना जानती है मीडिया में ओपनली आकर। तो क्या स्टेटस हो रहा है अमेठी रायबरेली का वंस एंड फॉर ऑल? देखिए, फैसला क्या होगा ये तो कांग्रेस पार्टी लेगी, लेकिन 2 दिन पहले जैसा आपने कहा, सोशल मीडिया पर एक कांग्रेस पार्टी का एक फर्जी आदेश वायरल हुआ, और जिसमें अमेठी से प्रियंका गांधी को कैंडिडेट उन्होंने बताया है। हालांकि वो फेक था लेटर, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की डिमांड है। और पिछले दिनों जो सीईसी की बैठक हुई, और उसमें हालांकि यूपी का एजेंडा नहीं था, लेकिन राजस्थान को, यूपी को लेकर चर्चा हुई है, और वहाँ के प्रभारी हैं जो राजस्थान के पहले प्रभारी थे, अविनाश पांडे, उनसे व्यक्तिगत भी मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने वहाँ के यूपी के कार्यकर्ता अमेठी और रायबरेली के चाहते हैं कि गांधी परिवार का सदस्य ही यहाँ से चुनाव लड़े। चर्चा ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़वा दिया जाए, लेकिन स्वीकार्यता जो है वो गांधी परिवार की वहाँ पर रहेगी। खड़गे खुद कह चुके हैं मैं नहीं जा रहा हूँ, वो कह चुके हैं खड़गे कि मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली जब जो पॉइंट मैंने कहा, कोई तो कहे कि मैं जा रहा हूँ, कोई तो कहे, ऐसा कोई आगे चल के टिकट मांगने वाला इस बार दिखाई नहीं दे रहा, और ये चिंता की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का सुर्खियों से आगे। नमस्कार।